नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम बात कर लेते हैं। आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का है ये चौथा दिन और हमारी वीक का है अंतिम दिन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मंडे टू फ्राइडे हमारे वीडियोज होंगे और सैटरडे और संडे हम रखेंगे छुट्टी। तो वीक में 5 दिन जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो सब हम कवर कर लेंगे, और सैटरडे संडे में जो न्यूज़ होगी उनको अगले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे में हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम आज का डिस्कशन। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज़ थी। हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमारे यहाँ 2009 में पारित हुआ था, उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। होता क्या है, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें यह बोला जाता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। आपको पता है मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है। उसमें आर्टिकल एक नया जोड़ा है, आर्टिकल 21A। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके तहत ये एक प्रावधान हमारे संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 आपको पता है क्या है, राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में उसका एक सब सेक्शन बना के आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसी संशोधन को कानून के रूप में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक एक्ट लेके आई सरकार, जो कि 2009 में पारित हुआ और 2010 से लागू हुआ। जैसा कि यहाँ लिखा गया 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री यानी प्राइमरी, ठीक है, ये जो पहले यहाँ प्रावधान था वही प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। इसको ऑपरेशनल बनाया, यानी संशोधन हो गया था 2002 में, कानून आया 2009 में और लागू कब हुआ, 2010 में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें फ्री एजुकेशन यानी जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। जैसे लिखा है ना इसमें, राज्य सरकार राज्य द्वारा निर्दिष्ट, यानी राज्य का मतलब यहाँ केंद्र और राज्य दोनों आ गए। पढ़ने वाले बच्चों से ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और कैपिटेशन फीस नहीं ली जा सकती। ठीक है, एक और सेक्शन जिस पे हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, या डिसीजन अभी पूरा तो आना बाकी है, अपना कमेंट किया है, यह है सेक्शन 12AC, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये न्यूज में रहा है। न्यूज में ऐसा नहीं है, जो डिसीजन आया वही इसके जो सेक्शंस है वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या है कि नॉन माइनॉरिटी निजी अनएडेड स्कूलों को प्रवेश स्तर कक्षा 1 पर 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, ये EWS, इसका मतलब इसमें सभी आ गए। ये वो EWS मत समझना आप, जो अभी 10% जो आरक्षण दिया है वो अलग है। ठीक है, ये EWS है जो कमजोर लोग हैं, OBC, SC, ST, सारे समुदायों के लोग, उन बच्चों को प्रवेश देना होगा। ठीक है, और सरकार इन बच्चों की फीस को रीइंबर्स करती है। अब दोस्तों, इस जजमेंट में क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, इस कानून के तहत ये है कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय 25% सीटों पे निजी संस्थानों को आरक्षण देना होगा। किसके तहत, RTE 2009 के तहत। कौन सा प्रावधान, सेक्शन 12(1)C के तहत। हाईकोर्ट ने यह बोला है कि भाई सिर्फ कक्षा 1 नहीं, जिस भी कक्षा में अगर आपने प्रवेश प्रारंभ किया है नए साल में, उन सभी कक्षाओं में आपको ये देना होगा। अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं है। ठीक है, जब फाइनल जजमेंट आएगा तब हम उसको देखेंगे। आपको याद रखने वाली बातें आप समझ गए। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया, इसके तहत आर्टिकल 21 जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया, निःशुल्क बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में, इसको लागू किया 1 अप्रैल 2010 से, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेक्शन, इसमें प्रावधान किया गया सेक्शन 12(1)C का, जिसके तहत 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले आर्टिकल। आजकल हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है दोस्तों। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल में तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम मुख्य परीक्षा में स्पेशली यूज कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में या छोटी परीक्षाओं में सीधा सवाल नहीं बनता इसका। ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। टीमलीज इंडिया और एम्प्लॉयर फोरम
एक कोई संस्था है, उसने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार 2025 में महिलाओं की जो रोजगार क्षमता वो 48% हो गई है, जो कि 2024 में 50.9% थी। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जैसे मान लो 100 वुमेन है जो कार्य करने की क्षमता रखती है, ठीक है। 100 में से पहले 2024 तक 50.9% महिलाएं कार्य सेक्टर में थी, ठीक है। लेकिन 2025 में यह प्रतिशत कम होके 48% हो गया, यानी हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। यानी हम महिला सशक्तिकरण या समानता में बराबरी करने के बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये मेन डाटा। आप किसी भी मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक जो वुमन से रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, उनमें इस डाटा का सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। महिलाओं का वेतन 30% तक कम है। देखो एक और डिस्पैरिटी बहुत बड़ी कि मान लो अगर किसी जॉब के लिए किसी पुरुष को 100 रुपीज मिलते हैं तो उसके कंपेरेटिवली महिला को 70 रुपए मिलते हैं, यानी 30 रुपए कम मिलते हैं। ये 30 रुपए सेम पोस्ट पे, मान लो किसी सेम पोस्ट पे है, सेम तरह का काम कर रही है, सेम तरह का आउटपुट है, फिर भी ये 30 रुपए कम मिलते हैं। ये इस देखो कितनी बड़ी डिस्पैरिटी। कार्यकारी पदों में केवल 17% हिस्सा है, यानी जो सीईओ लेवल के है, यानी जैसे किसी कंपनी में सीईओ होता है, मेन पद होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, ऐसे पदों पे तो केवल 17% ही महिलाएं हैं। और भारतीय कंपनियों में बोर्ड के सदस्यों में हिस्सा केवल 20% है, यानी ये दोनों लगभग सिमिलर सी बात है। बोर्ड का सदस्य एक आपको पता है जो बड़ी कंपनी होती है उसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं, तो आप ये मान के चलो मेंबर्स में संख्या सिर्फ 20% है, बाकी 80% मेल है वहां पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा 2 है, इसका रेफरेंस दिया जा सकता है कि ये घट रही है, ठीक है, जब ट्रेंड की बात हो, और जब कोई एग्जांपल देना हो तो केवल 30% है, और कार्यकारी पदों में तो केवल 17% है, ठीक है दोस्तों। अगला गार्गी पुरस्कार योजना, ये न्यूज में था कुछ फॉर्म वगैरह को लेके कि इतने फॉर्म अभी पहुंचे नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज के पीछे गार्गी पुरस्कार योजना क्या है ये पूछा जा सकता है। तो गार्गी पुरस्कार योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है, देखो दोस्तों, 10th के बाद क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में या तो बच्ची को स्कूल ड्रॉप करवा दिया जाता है या फिर छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में एक योजना राज्य सरकार लेके आई कि हम जो बच्ची 10th क्लास में 75% से ऊपर मार्क्स लेके आएगी उसको 3000 रुपये 11वीं क्लास में और 3000 रुपये 12वीं क्लास में देंगे। उसके लिए क्राइटेरिया क्या कर दिया, 75% मिनिमम मार्क्स 10th बोर्ड में होने चाहिए उस बच्चे की, ठीक है। तो यही बातें यहाँ लिखी है, 3000 रुपये 11th में, 3000 रुपये 12th में। ये इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा संचालित है योजना, राजस्थान सरकार की है, लेकिन संचालित किसके द्वारा है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। हमें यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है शिक्षा मंत्रालय या समथिंग कुछ और देके, ठीक है। योजना का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ड्रॉप आउट दर को कम करना, जिसके बारे में हमने यहाँ बात की थी, ठीक है, आर्थिक बाधाओं को दूर करना, यानी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मुझे आज के न्यूज़पेपर में लगे। हर्षिता शर्मा जो कि जयपुर राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान पे, दोस्तों ये हमने लिए हैं आज की सूजस से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहीं इनका नाम मेंशन किया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप माइंड में रख लेंगे। हर्षिता शर्मा है जयपुर की राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान, यानी एक हमारी राज्य संसद हुई वहां पे ये फर्स्ट आई, फिर इन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट जो युवा संसद हुई उसमें हिस्सा लिया, वहां इन्होंने क्वेश्चन सेक्शन में यानी सवाल पूछने वाले सेक्शन में फर्स्ट प्राइज लिया। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, हर्षिता शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं, वहाँ की किसी कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। काव्या सिंह, इसी तरह से काव्या सिंह भी विकसित यंग लीडर डायलॉग एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में फाइनलिस्ट थी और पीएम से उनकी मुलाकात हुई थी। ये दोस्त 1 अप्रैल की न्यूज है, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में इसका जिक्र किया, तो आप इसको याद कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिस्मिल, आपसे सीधा पूछा जा सकता है बिस्मिल क्या है। ये गन्ने की नई प्रजाति है जिसको राजस्थान में उगाने की अनुमति मिल गई है, ठीक है। 3 और स्टेट को मिली है साथ में, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है बिस्मिल क्या है, ठीक है, यही पूछा जा सकता है। दूसरा विक्रम राठौड़, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आज के दैनिक भास्कर में थी कि भारतीय टीम के पूर्व कोच, ये पहले इंडिया टीम के कोच थे, अभी श्रीलंका के बैटिंग कोच इनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने नियुक्त किया है, ठीक है, बैटिंग कोच, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक आर्टिकल है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ। यूरोप और
भारत के रिश्तों के बारे में। ठीक है, IR हमारे RS के सिलेबस में एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता है USA सबको थ्रेट कर रहा है। ठीक है, आपको ये USA, ठीक है, इंडिया पे इसने टैरिफ लगा दिया अभी। ठीक है, पहले यूरोपियन जो कंट्री थे, यूरोपीय देश, ठीक है, उनके साथ में काफी ठीक संबंध हुआ करते थे USA के, लेकिन अभी ग्रीनलैंड को लेके बार बार क्लेम कर रहा है USA कि ये हमारे हिस्से में होगा, और सिक्योरिटी उस तरह से जितनी होनी चाहिए वो है नहीं एक्चुअल में अभी वेस्टर्न यूरोपियन देशों को, तो वो भी कहीं ना कहीं USA से थोड़ा सा छिटक रहे हैं। इंडिया को USA की मार्केट पे काफी ज्यादा रिलायल था, हमारा एक्सपोर्ट काफी होता है USA को, ठीक है, और हम सरप्लस, लेकिन ये टैरिफ के बाद में थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आई है, तो हम इसको ही टैकल करने के लिए इस आर्टिकल में पूरी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, UK जो कि पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य हुआ करता था, उसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, इसमें फिक्स हो जाती है दरें कि इस देश से सामान जाएगा तो इस % पे होंगी, इस पे जाएगा तो इस पे होगी, या फिर अगर 0% दरें होंगी तो जो भी चीजें वो नॉर्म्स डिसाइड कर लिए जाते हैं। इससे क्या है, इसे आयात निर्यात में सहूलियत होती है और बढ़ता है। इस पे बात कर लेते हैं। एक ये जर्मनी के नए चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, ये भारत आ रहे हैं, ये नाम याद कर लेंगे, सीधा पूछा जा सकता है जर्मनी के नए चांसलर कौन है। दूसरा, इस बार हमारी जो 26 जनवरी की परेड हो रही है, इसमें 2 लोग आ रहे हैं। 27 देशों EU के मुखिया है उर्सुला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये उर्सुला आपको याद रखना है, और फ्रेडरिक मर्जे, ठीक है, नए चांसलर जर्मनी के, राइट। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए यूरोपियन यूनियन? देखो दोस्तों क्या है, यूरोपियन यूनियन 24 देशों का एक समूह हुआ करता था। ठीक है, ये 24 देश छोटे छोटे देश है यूरोप के, सभी ने मिलकर अपना एक समूह बना लिया, और इन्होंने आपस में एक दूसरे देश से आना जाना, वस्तुओं सेवाओं पर किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं, कोई दबाव नहीं, इस तरह से समझौता था। इसमें से UK अलग हो गया, यानी कि इंग्लैंड, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, ये अलग हो गया था, तो पीछे बचे 23 देश। तो इन 23 देशों की जो GDP है वो $23 ट्रिलियन है। आई थिंक ये 27 है, 27 देश है, 28 थे पहले, राइट, मैं कंफ्यूज कर गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, वो दोबारा सर्च भी कर लेंगे। ठीक है, तो कुल GDP $23 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, तकनीक और सैन्य उत्पादन में भी शिखर पर है। ठीक है, इनकी जो सैन्य क्षमता है, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन में भी फ्रांस है और जर्मनी है। ठीक है, फ्रांस ने हमें रफाल दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाली जिस देश में क्षमता है, तो वो अच्छा कंट्री है। दूसरा, ट्रम्प के टैरिफ की बात की गई है। ठीक है, EU खासकर भारत के लिए अच्छा होगा कि EU के साथ में एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। UK से हमारा है पहले ही, और EU वाला समझौता अंतिम दौर में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक तरफा जरूरत है, सिर्फ हमें ही यूरोपियन यूनियन की जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है, क्योंकि ग्रीनलैंड और अन्य यूरोपीय देश अभी हाल ही में ट्रम्प की जो स्वेच्छाचारिता है उसके शिकार बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक आर्टिकल था, थोड़े से इसमें प्री के हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फ्री के हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और मेंस के हिसाब से भी कुछ पॉइंट आपको मिल जाते हैं। BV राम जी, ये जो कल हमने डिस्कस किया था, सर थोड़ा धीरे हल्का सा बस। BV राम जी, हम आजीविका के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक आर्टिकल लिखा है, हमने डिस्कस किया था मनरेगा में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। पहले 100 दिन थे, अभी 125 दिन हो गए। ठीक है, और बहुत सारे वो जो पॉइंट थे वो सब डिस्कस किए। इसमें ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि सरकार ने जो चेंजेज किया है वो ठीक नहीं है। जो संविधान का आर्टिकल 21 है, हमने अभी पहले वाले आर्टिकल में बात करी थी, राइट टू लाइफ, इसका उल्लंघन करता है। दूसरा, ये बता रहे हैं कि मनरेगा ने काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिए हैं, श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है, और जो गरीब और दलित आदिवासी परिवार है उनकी खपत में भी 30% तक की वृद्धि हुई थी। और दूसरा, वुमेन्स की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही, 55%। वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया 2014 में। ठीक है, इस तरह के ये आर्ग्यूमेंट अपने पक्ष में दे रहे कि क्यों ये जो कानून था ये काफ़ी बेनिफिशियल था पुराने वाला। कोविड में मनरेगा ने काफ़ी बड़ी एक भूमिका दर्ज कराई, नो डाउट। उस टाइम लोगों को जब रिक्वायरमेंट थी रोजगार की, तो मनरेगा ने एक अच्छा रोजगार का माध्यम बना, क्योंकि काफ़ी जो प्रवासी श्रमिक थे वो भी अपने होम स्टेट की तरफ लौट चुके थे। दूसरा, क्या क्या समस्या है कि बजट अपर्याप्त है और मजदूरी के भुगतान में भी देरी हुई है। दूसरा, ये बोल रहे हैं कि इसकी जो धारा 5 है ये इंपॉर्टेंट है,
ये पहले क्या होता था, राज्य सरकार और इवन पंचायत को अधिकार होता था कि कहाँ काम करवाना है, लेकिन राइटर अभी बोल रहे हैं कि 5A के हिसाब से केंद्र सरकार को ये सारे राइट मिल जाते हैं और पंचायत राज की आज़ादी खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों एक चीज़ ठीक है, वो आज़ादी थी ये ठीक है, लेकिन रियल में वो एक भ्रष्टाचार का कारण भी था, तो बैलेंस करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। राइटर तो देखो वो एक तरफा बात ही करते हैं, अपने पक्ष को ही पुष्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को लेंगे। दूसरा, मनोज झा ने जो इसके मनोज झा सांसद है, उनका एक आर्ग्यूमेंट कोट कर रहे हैं कि 90% खर्च पहले केंद्र सरकार होता था, लेकिन अभी 60-40 कर दिया है। इसके हिसाब से भी दूसरा राज्यों के साथ में भी भेदभाव होगा, ठीक है, राजनीतिक आधार पे। मान लो सेंटर में किसी दल की पार्टी है, राज्य में किसी और दल की पार्टी है, तो इसको फंड अलॉट करने में भी भेदभाव होगा। इस तरह के चिंताएं ये व्यतीत करें। दूसरा, कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक रोजगार न देने का प्रस्ताव महिलाओं के लिए एक झटका साबित हो सकता है, जो भूमिहीन मजदूर है उनके लिए, तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का डिस्कशन था और हमारे इस वीक का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट मंडे को, तब तक आप ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।